नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम अगले आधे घंटे आपको इस हफ्ते की कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया जिस पद पर रह चुके हैं, उससे इस बात की आशंका बनी रहती है कि वे गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की 6 सप्ताह के अंतरिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुनाया। इस मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार हुए सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिसोदिया की 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत अर्जी पर शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था और एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी सीमा के स्वास्थ्य की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। 3 जून को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में जज दिनेश कुमार शर्मा ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसको लेकर सुनवाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने सिसोदिया को राहत देते हुए बीमार पत्नी से मिलने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया को हॉस्पिटल या घर दोनों ही जगह पर जाने की इजाजत है। वो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक घर या हॉस्पिटल जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी और के साथ बातचीत नहीं करेगा। साथ ही मोबाइल नहीं दिया जाएगा, मीडिया से दूर रखा जाए। आदेश में कहा है कि दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश है कि सिसोदिया जहां अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं, वहां मीडिया का जमावड़ा ना हो। वो मोबाइल फोन या इंटरनेट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सिसोदिया की जमानत याचिका पर जज ने कहा, ईडी मामले में भी मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है और कहा कि आरोप बहुत गंभीर हैं। 15 दिन की अंतरिम जमानत भी स्वीकार नहीं की जा सकती है। अदालत ने कहा कि मनीष सिसोदिया को पत्नी से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिलने की इजाजत है, लेकिन जहां भी वो जाएं, मीडिया का जमावड़ा ना हो। वहीं दूसरी ओर ईडी की ओर से पेश एडवोकेट जोहेब हुसैन ने इस आधार पर अंतरिम जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया कि सिसोदिया की पत्नी पिछले 20 वर्षों से बीमारी से पीड़ित हैं और इसी आधार पर उनके द्वारा दायर इसी तरह के आवेदन को पहले वापस ले लिया गया था। हुसैन ने यह भी कहा कि पैराग्राफ को छोड़कर अंतरिम जमानत के लिए पूरी अर्जी वही है जो पहले दायर की गई थी और कहा कि परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि जिस दिन सेवा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया, उस दिन सतर्कता के विशेष सचिव के कार्यालय से कुछ फाइलों को अनाधिकृत रूप से हटाया गया, जिसमें उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित कुछ दस्तावेज भी शामिल थे। इस आधार पर कोर्ट से जमानत मांग रहे मनीष सिसोदिया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने अपनी बीमार पत्नी सीमा सिसोदिया की देखभाल के लिए कोर्ट से जमानत मांगी थी। इससे पहले मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की अंतरिम बेल दी गई थी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिलने की इजाजत थी, लेकिन मिलने से पहले ही तबीयत बिगड़ने पर उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। 9 मार्च को सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था। गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोहिमा बेंच ने नागालैंड सरकार के एक फैसले को उलटकर सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल उसने राज्य सरकार के उस फैसले को पलट दिया जिसमें उसने कुत्तों के वाणिज्यिक आयात
उसके बाजारों, उसके मीट की व्यावसायिक बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। न्यायमूर्ति मार्ली वेंकुन की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2 जून को ये कहते हुए अपना फैसला सुनाया था कि नागालैंड के मुख्य सचिव ने 4 जुलाई 2020 को कुत्तों और उनके मांस की बिक्री का जो आदेश पारित किया था वह उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता था। लिहाजा उनके आदेश की अदालत के सामने कोई वैधता नहीं रह जाती है। गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोहिमा बेंच ने हाल ही में नागालैंड सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जारी 4 जुलाई 2020 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें कुत्तों के वाणिज्यिक आयात, व्यापार के साथ साथ बाजारों में कुत्ते के मांस की व्यावसायिक बिक्री और रेस्टोरेंट में उसके भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 4 जुलाई 2020 में नागालैंड कैबिनेट ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें राज्य के अंदर कुत्तों के मीट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। लेकिन कोहिमा म्युनिसिपल काउंसिल के तहत कुत्तों का आयात करने और कुत्ते का मांस बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसमें प्रतिबंध के कानूनी आधार और अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि विचार करने का केंद्र बिंदु ये है कि क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या FSSAI ने अपने अगस्त 2014 को जारी आदेश में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है। क्या पशु के मांस में कोई कैटेगरी बनाई गई है, जिस वजह से सर्कुलर के अनुसरण में नागालैंड ने 4 जुलाई 2020 की अधिसूचना जारी की थी। कोर्ट ने कहा कि FSSAI में जानवरों की परिभाषा के तहत कुत्तों का उल्लेख नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कुत्तों के मीट का व्यवसाय करता है और कुत्ते के मांस को बेचकर ही अपनी आजीविका चलाता है। हालांकि अपने आदेश में अदालत ने यह भी कहा कि कुत्ते मांस को सही भोजन नहीं माना जाता है। बावजूद इसके राज्य सरकार का फैसला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर था। ये तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता कुत्तों के मांस की आपूर्ति और बिक्री का काम कर रहे हैं और पिछले कई वर्षों से अपनी कमाई कर रहे हैं। अदालत को बताया गया कि कुत्ते का मांस खाने के लिए नागाओं की ये संस्कृति और प्रथा है, जिसका उल्लेख नागाओं के शुरुआती निर्वंश विज्ञान और मानव शास्त्रीय खातों में किया गया है। ये तर्क दिया गया कि पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की क्रूरता की रोकथाम में प्रदान की गई पशु की परिभाषा कुत्ते को शामिल करने के लिए पर्याप्त है और परिवहन, वध और कुत्ते के मांस को खाद्य पदार्थ के रूप में तैयार करने की प्रक्रिया में किए गए किसी भी कार्य को शामिल करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए ये बिना अनावश्यक पीड़ा के PC अधिनियम के तहत क्रूरता की कोटि में नहीं आएगा। याचिकाकर्ताओं के वकील ने आगे कहा कि FSS अधिनियम की धारा 30 राज्य सरकार को राज्य के भीतर FSS अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त करने के लिए बाध्य करती है और नागालैंड सरकार ने इसके खाद्य सुरक्षा आयुक्त और सचिव को नियुक्त किया है। इसलिए मुख्य सचिव के पास FSS एक्ट 2006 के तहत विवादित अधिसूचना जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। वकील ने प्रस्तुत किया कि विवादित अधिसूचना ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g), अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 304(b) के तहत कानूनी अधिकार के तहत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। आगे ये तर्क दिया गया कि सरकार की कार्यकारी शाखा कुत्ते के व्यापार और उसके मांस की खपत के संबंध में कानून द्वारा पारित किए बिना विवादित अधिसूचना को पारित करने के लिए सक्षम नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि कुत्ते के मांस को सही भोजन नहीं माना जाता और ये फैसला सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर था। ब्यूरो रिपोर्ट। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत तलाक के लिए सहमति वापस लेना कोर्ट की अवमानना नहीं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के तहत दोनों पक्ष के पास आपसी सहमति से तलाक के लिए अपनी सहमति याचिका वापस लेने का अपरिवर्तनीय और पूर्ण अधिकार है। कोर्ट ने प्रतिवादी पत्नी के खिलाफ पति के साथ समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस सत्येन वैद्य ने ये स्पष्ट करते हुए
कि आपसी तलाक के लिए अपनी सहमति वापस लेने का प्रतिवादी का अधिकार पूर्ण है और इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है। इस बात पर भी जोर दिया कि अदालत द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश जिसमें पक्षों को समझौते की शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया गया है की व्याख्या मौलिक अधिकार को कम करना या खारिज करने के रूप में नहीं की जानी चाहिए। मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता ने फैमिली कोर्ट चंबा हिमाचल प्रदेश की ओर से जारी भरण पोषण आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की थी। अपील प्रक्रिया के दौरान न्यायालय की एक खंडपीठ ने दोनों पक्षों के बीच समाधान की सुविधा के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया। मध्यस्थ ने एक सफल मध्यस्थता की सूचना दी, जहां पक्षकारों ने एक समझौते पर सहमति व्यक्त की, जिसमें अपीलकर्ता के विवाह का विघटन और प्रतिवादी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 15 लाख रुपए का भुगतान शामिल है। इस समझौते के आधार पर अपील का निपटारा किया गया, जिससे दोनों पक्ष सहमत हुए। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी पत्नी के खाते में 8 लाख रुपए जमा करा दिए, लेकिन पत्नी ने तलाक की याचिका पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसीलिए वर्तमान याचिका दायर की गई, जिसमें प्रतिवादी को अदालत की अवमानना के लिए जिम्मेदार ठहराने की मांग की गई, क्योंकि उसने खंडपीठ के निर्देशों का पालन नहीं किया। अदालत ने कहा कि प्रावधान अपनी याचिका वापस लेने के लिए शामिल पक्षों को एक पूर्ण और निर्विवाद अधिकार प्रदान करता है। इसीलिए किसी पक्ष को उन शर्तों का पालन करने के लिए मजबूर करना अनुचित होगा, जिसके लिए उन्होंने पहले सहमति दी थी, क्योंकि ये इस खंड के सार का खंडन करेगा। जस्टिस वैद्य ने आगे जोर देकर कहा कि खंडपीठ द्वारा पक्षकारों को समझौते की शर्तों का पालन करने के निर्देश की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है, जो धारा 13B के तहत याचिका वापस लेकर अपनी शादी को भंग करने के पक्ष के वैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है। पीठ ने कहा कि कानून के प्रावधान को संशोधित करने या फिर से लिखने का कोई भी प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा। खंडपीठ ने निर्धारित किया कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर याचिका गलत है और इसे खारिज कर दिया। हालांकि खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि आवश्यक हो तो याचिकाकर्ता इस मामले में उचित कानूनी सहारा लेने का अधिकार रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट। वाईएस विवेकानंद रेड्डी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट वाईएस अविनाश रेड्डी की जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान वादी के वकील ने कहा है कि हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर आदेश पारित किया, गवाहों को राज्य मशीनरी और सत्ता पक्ष के शक्तिशाली लोगों की सहायता से धमकाया गया। अग्रिम जमानत का ये आदेश जांच की प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने विवेकानंद रेड्डी मर्डर केस में कड़प्पा सांसद वीएस अविनाश रेड्डी को अग्रिम जमानत देने वाले तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को 13 जून को सूचीबद्ध किया। याचिका वाईएस विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी ने दायर की है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाश पीठ के समक्ष वरिष्ठ एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने इस मामले का उल्लेख किया था। सीनियर एडवोकेट लूथरा ने ये तर्क देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर आदेश पारित किया। कहा, वे समन पर सहयोग नहीं करते हैं, फिर वो मां की बीमारी के कारण जांच से बचते हैं। आरोपी मेरे पिता की हत्या का मुख्य साजिश करता है। मेरे पिता की हत्या कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने इस आधार पर अग्रिम जमानत दे दी थी कि रेड्डी के खिलाफ बड़ी साजिश में उनकी भागीदारी साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत उपलब्ध नहीं है। एसएलपी का तर्क है कि ये मामला वाईएस अविनाश रेड्डी की ओर से स्पष्ट असहयोग के मामले से संबंधित है, जो पिछले 3 नोटिसों के अनुसार सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। इसमें कहा गया है कि जब सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी, तब भी उनके और उनके बड़ी संख्या में समर्थकों के कारण संभव नहीं था, जो अस्पताल के बाहर डेरा डाले हुए थे, जहां उन्होंने अपनी मां के कथित स्वास्थ्य मुद्दे के बारे में बहाने से गिरफ्तारी से बचने के लिए शरण ली थी। ये कहते हुए कि रेड्डी आंध्र प्रदेश में वर्तमान सत्ताधारी पार्टी से सांसद सदस्य थे। एसएलपी का तर्क है कि इस मामले के अन्य अभियुक्तों के साथ राज्य मशीनरी और वर्तमान सत्तारूढ़ दल के शक्तिशाली लोगों की सहायता से उन्होंने प्रभावित किया। उन्होंने जांच के साथ साथ गवाहों को लगातार धमकाना और प्रभावित करना जारी रखा। एसएलपी में आगे ये तर्क दिया गया
आरोपी सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ झूठी शिकायतें और मामले दर्ज करवाकर जांच को बाधित कर रहे थे। गवाहों को राज्य मशीनरी और सत्ता पक्ष के शक्तिशाली लोगों की सहायता से धमकाया और प्रभावित किया गया। इसमें यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट ने पहले सीबीआई की याचिका पर इस मामले में आरोपी को दी गई डिफॉल्ट जमानत को इस आधार पर रद्द कर दिया कि वो गवाहों को प्रभावित कर रहा था। ये तर्क देते हुए कि हाईकोर्ट ने निष्कर्ष दिए थे जो तथ्यात्मक रूप से गलत थे। याचिका में कहा गया कि आदेश जांच की प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य और आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई वाईएस विवेकानंद रेड्डी की 2019 में कड़प्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की शुरुआत में राज्य अपराध जांच विभाग के विशेष जांच दल ने जांच की, लेकिन जुलाई 2020 में केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया, जिसमें अक्टूबर 2021 में आरोप पत्र और जनवरी 2022 में पूरक आरोप पत्र दायर किया। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मुकदमे को आंध्र प्रदेश से हैदराबाद की विशेष सीबीआई अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। ये देखते हुए कि उनकी पत्नी और बेटी द्वारा निष्पक्ष सुनवाई के पटरी से उतरने की आशंकाएं उचित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। वहीं जेल में बंद गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा की 7 जून को लखनऊ कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 8 जून को संजीव जीवा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। संजीव की पत्नी पायल ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पायल ने मांग की थी कि जब वह अंतिम संस्कार में शामिल हो तो पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे, और साथ ही पायल ने यह भी मांग की थी कि जीवा की 13वीं तक उसे गिरफ्तारी से राहत दी जाए। हालांकि कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। जीवा का नाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी और कृष्णानंद राय की हत्या में सामने आया था। ये मामला आज जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल के अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कोर्ट में हुई गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद उसकी पत्नी पायल माहेश्वरी द्वारा गिरफ्तारी से संरक्षण वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले में कोई तत्कालिकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस के गिरफ्तार न करने का भरोसा देने के बावजूद वो पति के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई। पायल खुद एक गैंगस्टर के रूप में आरोपित हैं। उसके वकील ने कहा कि वो पूरी तरह मानवीय आधार पर बहस कर रहे हैं, न कि मामले के मेरिट पर। उन्होंने तर्क दिया कि अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पायल माहेश्वरी को एक दिन की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता अर्धेंदु मौली के प्रसाद ने प्रस्तुत किया वो उन गैंगस्टरों में से एक है जिनका नाम चार्ट में है। जहां तक अंतिम संस्कार का सवाल है, मैं उसमें भी नहीं पढ़ रहा हूं। इस मौके पर याचिकाकर्ता ने अदालत से ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि इस बीच माहेश्वरी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, मुझे ये सांत्वना मेरे परिवार को देनी है। याचिकाकर्ता के 3 बेटे और 1 बेटी है। अदालत को सूचित किया गया कि मृतक के शरीर को लखनऊ से परिवार के गृहनगर मुजफ्फरनगर ले जाया जाना था। बेंच ने 9 जून 2023 को मामले की सुनवाई करने का फैसला किया। इस मामले में यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि गुरुवार को ही अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन जीवा की पत्नी ने उसमें भाग नहीं लिया। उसके बेटे ने अंतिम संस्कार किया। सरकारी वकील ने कहा कि जीवा की पत्नी गैंग चलाती है, इसीलिए उसे कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस के भरोसा दिलाने के बाद भी वो कल दाह संस्कार में शामिल नहीं हुई। वहीं पायल माहेश्वरी ने पति की क्रिया आदि में शामिल होने की इजाजत मांगी थी। लखनऊ कोर्ट में हुई गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद उसकी पत्नी पायल माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। जीवा की पत्नी ने अपनी गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी। उसने पति के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत मांगी थी। जीवा की पत्नी ने कहा था कि उसके पति की तरह उसकी भी हत्या कराई जा सकती है, इसीलिए मुझे गिरफ्तार न किया जाए। पायल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। कोर्ट ने इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई की, जबकि जीवा का अंतिम संस्कार गुरुवार यानी 8 जून को ही कर दिया गया। जीवा की पत्नी गिरफ्तारी से राहत न मिलने के चलते अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई और उसके बेटे की मौजूदगी में गैंगस्टर का अंतिम संस्कार किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने पायल माहेश्वरी को यह सुनिश्चित किया था कि अंतिम संस्कार के दौरान उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि इसके बावजूद पायल अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 के नोट को लेकर लिए गए फैसले पर आपत्ति जताई गई थी।
ये याचिका अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई थी। कोर्ट ने अवकाशकालीन बेंच ने कहा है कि इससे पहले कि एक बेंच कह चुकी है कि याचिकाकर्ता गर्मी की छुट्टी के बाद चीफ जस्टिस से अनुरोध सुनवाई का करे। हाल ही में 2000 के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया गया था। आरबीआई ने कहा था कि 2000 के नोट किसी भी बैंक में जमा या बदलवा सकते हैं। इसके लिए ना तो किसी आईडी कार्ड की जरूरत है और ना ही किसी तरह का फॉर्म भरना होगा। याचिकाकर्ता ने इसी को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बिना पहचान पत्र दिखाए 2000 रुपए के नोट बदलने के खिलाफ याचिका को फौरन सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि इससे पहले एक बेंच कह चुकी है कि याचिकाकर्ता गर्मी की छुट्टी के बाद चीफ जस्टिस से सुनवाई का अनुरोध करें। इससे पहले 1 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले को लेकर एक याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर जस्टिस सुधांशु धूलिया और केवी विश्वनाथन की अवकाशकालीन बेंच ने कहा था कि ये ऐसा मामला नहीं है जिसे फौरन सुनना जरूरी हो। उस समय भी बेंच ने याचिकाकर्ता को गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई का अनुरोध करने को कहा था। उपाध्याय ने सबसे पहले बिना पहचान पत्र दिखाए 2000 रुपए की नोटबंदी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ वो दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। पिछली बार उन्होंने सर्वोच्च अदालत में अपनी याचिका रखते हुए दलील दी थी कि रिजर्व बैंक का फैसला मनमाना है और हाईकोर्ट ने इसे मंजूरी देकर गलत किया है। हाल ही में 2000 के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया गया था। आरबीआई ने कहा था कि 2000 के नोट किसी भी बैंक में जमा या बदलवाए जा सकेंगे। इसके लिए न तो किसी भी तरह की कोई आईडी देनी होगी और न ही किसी तरह का फॉर्म भरना होगा। याचिकाकर्ता ने इसी को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आरबीआई की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने तब कहा था कि 2000 के नोट वापस लेने का फैसला नीतिगत है और अदालत को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उधर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को बताया कि 2000 के नोट के रूप में अब तक 1.8 लाख करोड़ रुपए वापस आ चुके हैं। आरबीआई के मुताबिक इस साल 31 मार्च को 2000 रुपए के नोट के रूप में 3.6 लाख करोड़ रुपए बाजार में थे, यानी कि बाजार के 50% 2000 के नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। 19 मई को आरबीआई ने 2000 के नोटों को बाजार से वापस लेने की घोषणा की थी और गत 23 मई से बैंकों के माध्यम से 2000 के नोट को बदलने की शुरुआत की गई, जो आगामी 30 सितंबर तक चलेगी। शक्तिकांत दास ने कहा कि बाजार में प्रचलित 2000 के 85% नोट के वापस आने पर बैंकों के पास 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और चलिए इसी के साथ कोर्ट्स दिस वीक में इतना ही। नमस्कार।